अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो जैसा कि इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 20 की सारी एक्सरसाइजेज हमने कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 21 क्लास मैट्रिक का, जो कि है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन जो असल में चैप्टर है वो हमारा लिया गया है सेकंड ईयर की बुक से। जैसा कि मैं पहले भी मॉडल पेपर वाली जो मैंने वीडियो बनाई है गेस्ट पेपर वाली, उसमें भी मैं बता चुका हूँ ये चैप्टर जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना होगा क्योंकि ये इंटर की बुक से लिया गया है, वहां के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। तो अब इस चैप्टर में हमने करना क्या है, सबसे पहले तो मैं वो समझा दूं। फ्रैक्शंस के बारे में तो हमें पता है फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं। फ्रैक्शन नंबर्स इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो सब कुछ हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। और इससे पहले भी हमने कुछ एक्सरसाइजेस में फ्रैक्शन सॉल्व भी किए हैं। तो अब यहाँ पर हमने करना क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे फर्ज कर लें मेरे पास एक फ्रैक्शन नंबर है 3/2। अब अगर मैं इसको दोबारा रिवर्स तोड़ता हूं तो ये बनता है 1 + 1/2। इस तरह से मैंने फ्रैक्शन नंबर्स को अब तोड़ना है। जैसे यहां पर अगर फर्ज कर लें मुझे एक फ्रैक्शन नंबर गिवन है, तो उस फ्रैक्शन नंबर को मैंने दो फ्रैक्शन नंबर्स में एडिशन हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, दो फ्रैक्शन नंबर्स में मैंने उस फ्रैक्शन को तोड़ना है। असल में पार्शियल फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में हमारा सारा काम ये है। अब मसला क्या है, अब मसला ये है, ये तो सिंपल नंबर्स हैं। इन सिंपल नंबर्स को हम टेबल्स वगैरह पढ़ के और तरीके का इस्तेमाल करके इनको आसानी से तोड़ सकते हैं। पर मसला हमारे लिए क्या है, हमें सवाल गिवन होंगे इस तरह से। अब इसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, इसको दो हिस्सों में हम नहीं तोड़ सकते। तो क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x आ रहा है। हम इसका एलसीएम ब्रेक नहीं कर सकते, इसको और तरीके का नहीं इस्तेमाल कर सकते इस पे। तो अब यहां पर इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, तो इस तरह की अगर क्वेश्चन आ जाए तो उन क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है चार हिस्सों में। आपके इस चैप्टर में आपने एक्सरसाइज 21.1 में जो आपने केस पढ़ना है वो सिर्फ फर्स्ट वाला केस है। टोटल चार केसेस होते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस को तोड़ने के। पहला होता है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, सेकंड होता है रिपीटेड लीनियर फैक्टर, फिर उसके बाद होता है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, और फिर उसके बाद होता है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। बारी बारी आहिस्ता आहिस्ता एक एक करेंगे तो सारे ही समझ आ जाएंगे। सबसे पहला आपका जो केस है वो है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का मतलब क्या है, अब यहां पर ये जो p ऑफ x होगा ये हमारा न्यूमरेटर होगा और q ऑफ x जो होगा वो डिनोमिनेटर होगा। ये तो सिंपल हमारे पास फ्रैक्शन नंबर है। अब इसमें ये p ऑफ x क्या है, मतलब कि न्यूमरेटर में हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो सकती है जो कि पॉलिनोमियल ऑफ x होगी। मतलब कि हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी एक जिसमें वेरिएबल x इस्तेमाल हो रहा होगा, और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल x इस्तेमाल हो रहा होगा। लीनियर फैक्टर्स का क्या मतलब है, यहां पर जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर होगा q ऑफ x, ये हमारे पास कोई एक वेरिएबल होंगे, मतलब कि कोई भी वेरिएबल्स इसमें हो सकते हैं, फैक्टर्स बनेंगे इसमें q ऑफ x के, और वो क्या होगा, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होंगे। जैसे अगर तो मैं फर्ज कर लें, जैसे यहां पर यही फैक्टर मैं ले लेता हूं, ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने ब्रेक किया, इसके फैक्टर्स बनाए, तो लास्ट में हमारे पास ये फैक्टर्स बने। समटाइम्स हम किसी इक्वेशन को ब्रेक करते हैं तो उसके फैक्टर बनते हैं x+2 मल्टीप्लाई बाय x+2, कभी हमारे पास बनते हैं x+3 मल्टीप्लाई बाय x+1, या इस तरह से बहुत तरह के फैक्टर्स हमारे पास बन सकते हैं अगर हम किसी भी इक्वेशन के फैक्टर्स बनाए तो। अब ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का मतलब ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, और उसके बाद नॉन रिपीटेड मतलब के दोनों फैक्टर्स जो हैं वो सेम ना हो। जैसे ये है x+2 है, x+2 है, ये एक ही फैक्टर दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा रिपीटेड फैक्टर कहलाएगा। मतलब कि वो हम केस 2 में करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। अभी हमने किस तरह से करने, यहां पर जैसे है हमारे पास x+3 इंटू x+1, मतलब के डिफरेंट फैक्टर्स, मतलब मैं आसानी से यहां पर लिख सकता हूं q ऑफ x जो होगा वो मेरा बराबर होगा x+a1 मल्टीप्लाई बाय x+a2
मल्टीप्लाई बाय x प्लस a3 एंड सो ऑन x प्लस an तक जाएगा ये। अब ये मैंने क्या लिखा है यहां पर, ये a1 जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और हमें नहीं पता डिनोमिनेटर में कितनी मिकदार में फैक्टर्स होंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया a1 से लेकर an तक जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सब मैंने यहां पर लिख लिए, मतलब कि nth टर्म तक जहां तक जा सकते हैं फैक्टर्स। और ये a1 a2 a3 क्या है, ये डिफरेंट कांस्टेंट नंबर्स होंगे जिस तरह से यहां पर आ रहे हैं 3 और 1। अब इसको ब्रेक किस तरह से करेंगे मैं वो बता देता हूं। अब अगर हमने इस फैक्टर को ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, r ऑफ x को हम ब्रेक करेंगे जितनी हमारी टर्म्स होंगी। सबसे पहली टर्म आ जाएगी x प्लस a1, मैं सिर्फ 3 टर्म्स के लिए कर लेता हूं अभी यहां पर एग्जांपल में, x प्लस a2 प्लस डिनोमिनेटर में यहां पर आ जाएगा x प्लस a3। जैसा मैंने बताया मुझे फ्रैक्शन को ब्रेक करना है उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, जैसे मैंने यहां पर ब्रेक किया इसी तरह से हम यहां पर ब्रेक कर लेंगे इसको भी। यहां पर मैंने अभी अर्ज किया जिसमें 3 फैक्टर्स है तो ये x प्लस a1 x प्लस a2 x प्लस a3 आ गया। सवाल ये क्रिएट हुआ इसमें न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में अभी हमें नहीं पता। जैसे यहां पर हमने ब्रेक किया तो यहां पर भी 1 आया और यहां पर भी 1 आया, ये तो नंबर्स थे, इसमें तो हमने सिंपल ब्रेक कर लिया। पर यहां पर अब ये इक्वेशन से तो हमें नहीं पता ब्रेक होने के बाद ऊपर हमारे पास कांस्टेंट्स क्या आएंगे, तो इसलिए इसको हम नाम दे देंगे a1 का, इसको नाम दे देंगे a2 का और इसको नाम दे देंगे a3 का। और इसके बाद फिर ये इक्वेशन हम आगे सॉल्व करेंगे। ये है हमारा केस 1 जिसमें हमने नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगा तो उसके बाद और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है क्या करना है, हमने q ऑफ x मतलब के डिनोमिनेटर में हमारे पास जितने भी फैक्टर्स होंगे सवाल को उतने हिस्सों में ब्रेक कर देंगे और न्यूमरेटर का काम फिलहाल के लिए अभी ब्रेक करके न्यूमरेटर की जगह उतनी मर्तबा a1 a2 a3 मतलब के जितने भी फैक्टर्स होंगे a1 a2 करके लिख देंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में वही सेम जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 2-3 हिस्सों में तोड़ देंगे। समटाइम्स आपके पास सवाल इस तरह से भी आता है जैसा आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ही है 12/x² - 9। अब इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इसको इस तरह से ब्रेक कर देते हैं x² माइनस और यहां पर 9 और ये a1 और ये a2। ये तरीकेकार गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो हमारा जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि डिनोमिनेटर वाले दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। ये मैंने यहां पर ये देखे पूरी कंडीशन लिखी हुई है, इसमें सारे फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहां पर ये फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पहले मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद करना पड़ेगा। तो चले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं और भी आसानी से समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया। बोला जा रहा है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, मतलब के नीचे कुछ फ्रैक्शन नंबर्स गिवन है, इनको पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़े, मतलब के 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में इसको तोड़े एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, जिस तरह से इसको तोड़ा जा सकता है जितना पॉसिबल है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, डिनोमिनेटर को सबसे पहले चेक करना है। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स होंगे आपके वो मल्टीप्लाई होने चाहिए। अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे तो सबसे पहले हमें इनको मल्टीप्लाई में बनाना है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, मैं सवाल ले लेता हूं 12/x² - 9। अब ये हमारे पास फैक्टर गिवन है। अब इस फैक्टर को हमने क्या करना है, सबसे पहले तोड़ना है। तोड़ना है तो मतलब यहां पर कोई ना कोई फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करके या तरीकेकार इस्तेमाल करना है, इसको तोड़ना है। तो अब यहां पर मैं अगर देखता हूं तो ये मेरे पास है x² - 9। क्या मैं इस 9 को इस तरह से तोड़ सकता हूं 12/x² - 3 का स्क्वायर? तो जवाब आता है जी हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 9 का एलसीएम ब्रेक किया है 3² बन गया। अब मुझे इसको तोड़ने से फायदा क्या हुआ, a और b, a² - b², मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया, क्या है, a² - b² बराबर होता है a + b मल्टीप्लाई बाय a - b के। तो अब मैं इसको यहां पर तोड़ लूंगा इस तरह से, ये आ गया 12/x + 3
मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3। ये मेरे पास टूट गया है दो हिस्सों में, तो ये दोनों जो मेरे पास बने हैं फैक्टर्स वो दोनों क्या है, नॉन रिपीटेड है। किस तरह से, ये वाला फैक्टर x प्लस 3 है, ये x माइनस 3 है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब के नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है। अब नॉन रिपीटेड फैक्टर्स को तोड़ने का तरीका मैंने अभी अभी बताया, वो क्या होगा, नीचे कितने नंबर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं नीचे, तो मतलब के मेरे पास दो हिस्सों में टूटेगा ये। पहले में डिवीजन में क्या आएगा, x प्लस 3, फिर आ जाएगा प्लस, दूसरे में क्या आएगा, x माइनस 3। न्यूमरेटर फिलहाल हमारा क्या होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, तो इसलिए हम इसको a1 और a2 का नाम दे देंगे। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर ब्रेक करने की वजह क्या है, अब वजह इसकी ये है, मुझे क्या फाइंड करना है, a1 और a2। मेरा इससे काम नहीं है जो x की वैल्यू क्या है या इसमें x की वैल्यू क्या पुट करने से डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, मेरा इससे काम नहीं है। मेरा काम यह है जो इस a1 और a2 की वैल्यू फाइंड करना, ताकि मेरा फैक्टर जो है वो बस कंप्लीट हो जाए और इसको दो हिस्सों में मैं तोड़ लूं, मतलब कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन बना लूं, इस फ्रैक्शन को बस दो हिस्सों में ये टूट जाए। तो मेरा काम ये a1 और a2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम मैं आसानी के लिए क्या करूंगा, यहां पर एलसीएम ले लूंगा। फ्रैक्शन नंबर्स का एलसीएम लेना मुझे आता है। क्या होगा, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि a1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3। अब यहां पर क्या किया हमने, सिंपल, हमने दोनों फ्रैक्शन नंबर्स से एलसीएम ले लिया, ऐड कर लिया दोनों को, जिस तरह से हम पहले भी करते आ रहे हैं। अब यहां पर क्या है, लेफ्ट साइड पर हमारे पास टर्म है 12 अपॉन एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3। मैंने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a1 की और a2 की, मतलब ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है ये मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो इस एक्स्ट्रा फंक्शन को अगर मैं डिवाइड से उठाकर इस तरफ ले आता हूं, तो ये डिनोमिनेटर वाला यहां आएगा मल्टीप्लाई में, और ये टर्म, ये और ये टर्म दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाई में आकर ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये दोनों डिनोमिनेटर वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। अब मेरे पास बच क्या गया, 12 इक्वल्स टू a1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 और फिर प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से इस इक्वेशन नंबर 2 की मदद से मैंने क्या करना है, a1 और a2 की वैल्यू निकालनी है। मैं इसको यहां लिख लेता हूं इक्वेशन को, 12 इक्वल्स टू a1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3। अब क्या करना है, मैंने यहां पर a1 भी मुझे नहीं पता और a2 भी मुझे नहीं पता। सब्स्टिट्यूशन मैं कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में मैं अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो वो फिर मेरी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी। मैंने यहां पर कोई एक ऐसा आसान काम करना है जिससे मेरी एक वैल्यू जो है खत्म हो जाए। मतलब मेरा यहाँ पर a1 है और यहाँ पर a2 है, मैं इसमें अगर कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दूं जो ये टर्म पूरी जीरो हो जाए, तो ये जीरो होकर खत्म हो जाएगी, यहां से इसकी a2 की वैल्यू निकल आएगी। और फिर इसी तरह से यहां पर अगर कोई वैल्यू पुट कर दूं ऐसी जिससे ये टर्म पूरी जीरो हो जाए, तो यहां से इसकी वैल्यू निकल आएगी। अब मैं कर क्या सकता हूं, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां भी x आ रहा है और यहां भी x आ रहा है। मैं अपनी तरफ से वैल्यू x की जगह पुट करूंगा, x की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जिससे कोई एक ना एक टर्म मेरी जरूर जीरो हो जाए। एक टर्म जीरो हो जाएगी तो दूसरी वाली का आंसर निकल आएगा। तो अब देखें, जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं a1 या यहां पर a2 को खत्म करते हैं, a1 की वैल्यू निकालते हैं। अब मैंने खत्म करना है a2 को, x की जगह मैंने एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसके साथ अगर 3 हो, ऐड हो रहा हो, तो वो टर्म बिल्कुल खत्म हो जाए। मेरे पास टर्म है +3, यहां पर है x, ठीक है। अब मैंने इस x की जगह पर एक टर्म पुट करनी है जिससे ये जीरो हो जाए, तो मैं क्या पुट करता हूं, देखें, अगर 3 को मैंने जीरो करना है, किसी भी नंबर को मैंने अगर जीरो करना है, तो उसके अपोजिट साइन वाला नंबर मैं पुट करता हूं, तो वो दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। जैसे अगर मैं यहां पर पुट करता हूं -3, तो क्या होगा,
+3 से -3 खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 -3 0 हो जाएगा। मतलब जो नंबर है उसके ऑपोजिट साइन वाला नंबर मैं यहां पर पुट करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। या तो दूसरा तरीके का, अगर ये आप लोगों को समझ नहीं भी आता है, मुश्किल लग रहा है, हमने क्या करना है, इस x+3 को 0 करना है। तो ये देखिए x+3 को मैंने बनाना है 0, x+3 को मैंने बनाना है 0। तो अब ये +3 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो मतलब x की जगह मैंने वैल्यू क्या पुट करनी है, -3। तो यहां पर हम पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल्स टू -3। दो तरीके का है, जिस तरह से भी आपको समझ आए। आपने ये वाला फैक्टर 0 करना है तो इस फैक्टर को उठाएं, लेट कर लें 0 के इक्वल, और वहां से x की वैल्यू निकालें, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू x की जगह पर पुट कर दें। अब देखें मैं पुट करने जा रहा हूं, उससे मुझे फायदा क्या होगा, a1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3। ये मैंने वैल्यू पुट कर ली, x की जगह पर क्या आ गया, -3। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मतलब कि a1 मल्टीप्लाई बाय -6 आ गया। और यहां पर ये 12 जो है वो तो सेम चल रहा है, और प्लस यहां पर ये -3 प्लस 3 खत्म होकर 0 हो गए, और 0 मल्टीप्लाई बाय a2 वो टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब मेरी सेकंड वाली टर्म बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब यहां से मैं a1 की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं, किस तरह से, -6 को इधर आकर डिवाइड कर देंगे। तो a1 इक्वल्स टू 12 अपॉन -6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो a1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है -2। अब मेरे पास a1 की वैल्यू आ गई है, मैं इस a1 की वैल्यू को यहां पर पुट करके a2 की वैल्यू नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, अगर मैं a1 पुट कर भी दूं तो x है यहां पर, और यहां पर भी x है, तो सिंप्लीफिकेशंस मुझे बड़ी करनी पड़ेंगी। तो a2 की वैल्यू निकालने के लिए भी मैं आसानी क्या करूंगा, ये वाला फैक्टर उठाऊंगा। अब मेरे पास क्या है, x -3, इसको मैंने क्या बनाना है, 0 बनाना है। -3 उस तरफ जाएगा, x की जगह क्या पुट करना है मैंने, 3। मतलब अब a2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू 3। x की जगह पर मैंने पुट करना है 3, तो यहां पर आ जाएगा 12 इक्वल्स टू a1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस, सॉरी यहां पर आ जाएगा 3 प्लस 3। अब ये देखें 3 -3 क्या हो गया, 0। तो ये वाली पूरी टर्म मेरी खत्म हो जाएगी, और यहां पर आ जाएगा a2 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 दूसरी तरफ जाकर 12 से डिवाइड होगा, सेम इस तरह से a2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, प्लस का 2। तो अब मेरे पास a1 की वैल्यू भी आ गई है और a2 की वैल्यू भी आ गई है। लास्ट में मैंने क्या करना है, अब a1 और a2 की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, और सिंपल फिर मेरा फैक्टर जो मैंने ब्रेक करना था वो बन जाएगा। तो क्या करेंगे हम, पुट a1 इक्वल्स टू -2, ये रहा, और a2 इक्वल्स टू +2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो सेम आ जाएगी, 12 अपॉन x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x -3 इक्वल्स टू a1 की जगह क्या आएगा, -2 अपॉन x प्लस 3 प्लस, और फिर a2 की जगह क्या आएगा, 2 अपॉन x -3। तो देखें किस तरह आसानी से हमने सिंपल ब्रेक कर लिया। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एक एग्जांपल करवाई थी 3/2 की, 3/2 को हमने सिंपल दो नंबर्स में जैसे ब्रेक कर लिया था आसानी से, इसी तरह से यहाँ पर भी हमने सिंपल आसानी से काम किया है। सिर्फ आपने याद क्या रखना है, याद रखने वाला आपका काम क्या है, जो हमने डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर का केस अगर आपको समझ आ गया जो कौन सा वाला केस इस्तेमाल करना है, तो सिंपल फिर आसानी से आगे तो आपने सिंप्लीफिकेशंस ही करनी है। यहां पर जैसे हमने फैक्टर्स ब्रेक किए, फैक्टर्स ब्रेक करने के बाद ये देखिए ये तो सारी सिंप्लीफिकेशंस ही थी जो हम पहले भी सीखते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज का लिख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए भी सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को सेट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेट करना मतलब पहले यहाँ पर इसके फैक्टर्स ब्रेक करने हैं, और फैक्टर्स किस तरह से ब्रेक करने हैं, जो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसको मैं ले लूंगा अपने पास रफ वर्क में। रफ वर्क में ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसके मैंने बनाने हैं फैक्टर्स, मतलब कि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई करना है। लास्ट में मेरे जो दो आंसर्स आएंगे, जो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी, वो मैं सिंपल यहाँ पर डायरेक्ट पुट अप कर लूंगा। अब देखें यहाँ पर 2 3 ये 1 3 3 तो माइनस 3x स्क्वायर, इसको मैंने ब्रेक करना है दो नंबर्स में जिसमें क्या आ रहा हूं, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 3 आए। तो मैं यहाँ पर ब्रेक करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3। क्या किया मैंने, 3 1 3 और 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रेक कर लिया इसको। अब यहाँ पर क्या होगा, x कॉमन निकलेगा, मेरे पास ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 1। यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 1। तो मेरे पास जो दो फैक्टर्स आ गए, वो एक है x प्लस 1 और दूसरा है x माइनस 3। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप में ही सवाल में वैल्यूज को पुट कर लूंगा। 4 इंटू एक्स माइनस 4, डिनोमिनेटर में मेरे पास फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3। अब मेरे पास ये दोनों नीचे फैक्टर्स हैं और लीनियर फैक्टर्स हैं, मैंने देख लिया। और लीनियर फैक्टर्स के बाद और क्या है, ये नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड मतलब के दोनों सेम फैक्टर्स नहीं है, तो मतलब मैंने फर्स्ट वाला केस ही इस्तेमाल करना है। तो अब फर्स्ट वाले केस में हमने क्या सीखा था, इसका डिनोमिनेटर ब्रेक करेंगे x प्लस 1, फिर आ जाएगा प्लस दूसरा डिनोमिनेटर यहाँ पर ब्रेक होगा x माइनस 3। न्यूमिनेटर फिलहाल के लिए हम लिखेंगे a1 और a2। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 का एलसीएम ले लेना है। तो मैं एलसीएम ले लूंगा, ये देखिए 4 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई ये आ गया x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी कंप्लीट जो है वो सेम ही चलती जा रही है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3। a1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से और प्लस a2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से। x प्लस 1 एक्स माइनस 3 दोनों सेम है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस 4 को मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूं अंदर ब्रैकेट से, तो ये आ गया 4x माइनस 16 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा a1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर ये हमारे पास सॉल्व होकर ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहला काम वही करना है जो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चंस में किया। इस टर्म को पहले किसी एक को जीरो करना है जिससे मेरे पास दूसरे की वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद दूसरी को जीरो करना है जिससे मेरे पास पहले वाले की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, a2 वाली टर्म को जीरो करना चाह रहा हूँ, तो इसके साथ फैक्टर क्या है, x प्लस 1 मैं ले लूंगा यहाँ पर साइड पे। x प्लस 1 को मैंने बनाना है जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 1 एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। तो मतलब मैंने पुट करना है x की जगह पर माइनस 1, तो पूरी इक्वेशन में जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह मैं पुट कर दूंगा माइनस 1। तो पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आएगा तो 4 इंटू माइनस 1 माइनस 16 इक्वल्स टू a1 सेम आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 माइनस 3 प्लस a2 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, तो यहाँ पर 4 1 जा 4 तो आ जाएगा माइनस 4 माइनस 16 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस और 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, तो मतलब कि a1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। और यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 दोनों कैंसिल होंगे, 0 और 0 से मल्टीप्लाई होगी ये टर्म, तो ये भी a2 भी 0 हो जाएगा, मतलब कि उसका काम हमारा खत्म हो गया। माइनस माइनस प्लस 16 और 4 20, तो ये आ गया माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 4 a1।
अब मैंने a1 की वैल्यू फाइंड करनी है, -4 को इस तरफ लाऊंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो ये -20 डिवाइडेड बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो a1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5 आ गई। तो ये a1 की वैल्यू आ गई। अब मैंने नेक्स्ट क्या मालूम करनी है, a2 की वैल्यू। a2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब मैंने फैक्टर कौन सा वाला जीरो करना है, ये a1 वाला। तो अब मैं a1 वाला फैक्टर ले लूंगा, x - 3 = 0, इसको मैंने जीरो बनाना है, तो -3 दूसरी तरफ जाएगा तो +3, तो मतलब x की जगह पर मैंने वैल्यू क्या पुट करनी है, 3, तो मैं पुट कर लूंगा, पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करने जा रहा हूँ, मैं 3 पुट करने जा रहा हूँ, तो 4 × 3 - 16 = a1 × 3 - 3, और यहाँ पर प्लस a2 × 3 + 1, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये आ गया 4 3 12, तो 12 - 16 = 3 - 3, ये टर्म हो जाएगी 0, प्लस 3 + 1 4, तो a2 × 4 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस, -12 - 16 -4 हो जाएगा, तो a2 = -4 डिवाइडेड बाय, ये वाला 4 भी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, a2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1। तो a1 और a2 की वैल्यू अब मैंने निकाल ली है, तो अब मैंने सिंपल क्या करना है, a1 और a2 की जगह पर वैल्यू पुट अप करनी है। तो a1 और a2 की वैल्यू अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा यहाँ पर, पुट a1 = 5 and a2 = -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, 4/4 × x - 4 डिवाइडेड बाय x + 1 मल्टीप्लाई बाय x - 3 = a1 की जगह पर आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5/x + 1, फिर आ जाएगा प्लस, और a2 की जगह पर आ जाएगी, ये वैल्यू निकालिए -1, तो -1 डिवाइडेड बाय x - 3। मैं इसी स्टेप में क्या करूंगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 लिख लूंगा और सेंटर में साइन आ जाएगा माइनस का, मतलब कि मेरा फाइनल आंसर बन गया 5/x + 1 -1/x - 3, ये मेरा फाइनल आंसर। तो जैसा कि मैंने बताया था, एडिशन में भी आंसर आ सकता है आपका और सब्ट्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, जैसे कि ये वाला देखे सब्ट्रैक्शन में आ गया है। तो अब हमने इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लिया है। दोनों क्वेश्चंस में हमने एक ही बात सीखी, वो क्या है, सबसे पहले अपने डिनोमिनेटर को ब्रेक करना है फैक्टर्स में, और फैक्टर्स में ब्रेक करने के बाद आपने पहचानना है जो वो कौन सा वाला केस है, और उस केस के बाद फिर उस केस में जिस तरह से सॉल्व करने का बोला जा रहा है उसी तरह से आपने सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर लिख लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमने क्या करना है, नीचे देखे तो x × x - 2 × x - 1, तीनों फैक्टर्स हमें पहले से बना के दिए गए। अब हमारा सवाल ये पहले वालों से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है, एक तो हमने इसमें डिनोमिनेटर में फैक्टर ब्रेक नहीं करने, एक तो हमें ये थोड़ी सी आसानी दी गई है, पर जब आसानी दी है तो थोड़ी सी मुश्किल भी की होगी। अब वो मुश्किल क्या की है, पहले वाले में फैक्टर बन रहे थे 2, यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं, 3, x × x - 2 × x - 1, मतलब के a1 a2 और a3, इसमें आ गए 3 फैक्टर्स। तो सबसे पहला काम मेरा जो होगा, इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, x² - 3x + 6 डिवाइडेड बाय x × x - 2 × x - 1, ये सेम आ गया। राइट हैंड साइड पे मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फैक्टर ब्रेक होगा x, फिर आ जाएगा प्लस, सेकेंड फैक्टर मेरा ब्रेक होगा x - 2, फिर आ जाएगा प्लस, थर्ड फैक्टर मेरा ब्रेक होगा x - 1।
अब ये सवाल थोड़ा सा पिछले वालों से थोड़ा सा बड़ा हो गया, कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा हो गई, काम तो हमारा वही है। यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा a1, यहाँ पर आ जाएगा a2 और यहाँ पर आ जाएगा a3। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। अब 3 नंबर से तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर क्या करूंगा मैं, ये साइड तो मेरी सेम ही रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इक्वल्स टू, एलसीएम ले लूंगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। अब यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाला नंबर ये x यहाँ पर डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो ये वाले दोनों नंबर a1 से मल्टीप्लाई होंगे, मतलब कि a1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 प्लस, अब a2 के नीचे x माइनस 2 मौजूद है, तो मतलब x और x माइनस 1 मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a2 मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स माइनस 1 और a3, तो a3 के साथ मल्टीप्लाई होंगे a3 मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स माइनस 2। सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पर फैक्टर्स को पहले जो फैक्टर्स ब्रेक किए थे इनका एलसीएम लिया और 3 नंबर्स थे, तो जो नंबर पहले से मौजूद था उसके डिनोमिनेटर में उस वाले को छोड़ के बाकी दोनों उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करवा दिए। यहाँ पर भी x माइनस 2 को छोड़ के ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई करवा दिए और यहाँ पर भी x माइनस 1 को छोड़ के दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई करवा दिए। यहाँ पर ये हमारा 3 नंबर्स वाला एलसीएम हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों तो खत्म ही हो गए, इन दोनों का काम खत्म। अब यहाँ पर हमारे पास बच क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू a1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 प्लस a2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 प्लस a3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। अब ये मेरे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 2। अब इस सवाल में मेरे लिए a1, a2 और a3 की वैल्यूज निकालना थोड़ा सा बड़ा काम होगा। अब वो बड़ा काम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर भी ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पर भी ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब कि मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यूज निकालूंगा इसके आंसर्स भी 2 आएंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर मेरे पास a1, a2 और a3 की वैल्यूज निकलेंगी। अब बजाय इसके मैं यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं फिर सिंप्लीफाई करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके फिर आंसर्स निकालूं, वो बहुत ज्यादा लंबा काम हो जाएगा। कुछ आसान ढूंढते हैं। अब आसान क्या करना है, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं देखता हूं तो इसमें कॉमन क्या है, x माइनस 1 और x माइनस 1। पहली वाली दोनों वैल्यूज में से x माइनस 1 को मैं कॉमन निकाल लूंगा, ये आ गया a1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 और कॉमन क्या निकल आएगा इन दोनों में से, x माइनस 1 और यहां पर मेरे पास प्लस a3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 जो है वो सेम रहेगा। अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ, मुझे फायदा ये हुआ, मैं अगर a1 की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं तो a2 के साथ कितने फैक्टर आ गए, सिर्फ एक फैक्टर आ गया, तो इस एक फैक्टर की जगह आसानी से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पर ये a2 के साथ हमने निकाल लिया है तो सिर्फ बच गया x माइनस 1, तो क्योंकि हमने बाहर निकाल लिया। a2 के साथ ये एक फैक्टर बच गया, a1 के साथ भी एक नंबर बच गया, तो अब मैं आसानी से कॉमन निकाल सकता हूं। तो यहां पर मैं आसानी से, अब मैंने कॉमन निकाल लिया, अब इसकी वैल्यू यहां पर x की मैं निकाल सकता हूं। सबसे पहले मैं फैक्टर को 0 करने जा रहा हूं a2 वाले को, तो a2 के साथ फैक्टर क्या है, x, तो x को मैंने बनाना है 0, तो x की जगह पर वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 0। अब इस पूरी इक्वेशन में मैं x की जगह पर वैल्यू पुट कर दूंगा 0, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2।
इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि ये मैंने अपने लिए सिंप्लीफाइड करके आसान इक्वेशन बना ली है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6 इक्वल्स टू A1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय 0 होल ब्रैकेट, और यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 1 प्लस A3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा क्या किया मैंने, 0 पुट कर लिया। अब यहाँ पर ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, सिर्फ बच जाएगा 6। तो ये आ गया 6 इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई होगा किससे, -2 से, क्योंकि 0 -2 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2A1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, 0 -1, तो मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से। और 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये टर्म भी बिल्कुल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मतलब A3 वाली टर्म भी खत्म, मेरे पास बच गई सिर्फ ये टर्म। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2A1 इक्वल्स टू 6, जहां से A1 की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो A1 की वैल्यू निकल आई 3। अब सेम इसी तरह से आसान काम मैंने क्या करना है, A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A1 वाले फैक्टर को 0 बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये मैं इसी लाइन में ही कर देता हूँ, A1 वाले फैक्टर को 0 बनाना है। A1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2। मैंने वैल्यू क्या पुट करनी है, x इक्वल्स टू 2 पुट करनी है वैल्यू। तो यहां पर आप देखें 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 इक्वल्स टू A1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2, फिर इसके बाद प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं रब कर लेता हूं यहां पर, और फिर इसके बाद आ जाएगा मेरे पास ये वाली टर्म है, ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो 2 0 -1 नहीं, x की जगह पर हमने क्या पुट किया है 2, तो 2 -1, ये आ गया 2 -1 प्लस, फिर आ जाएगा A3 मल्टीप्लाई बाय, ये आ गया 2 -2 मल्टीप्लाई बाय, और फिर 2। हमने क्या किया, सिंपल x की जगह पर 2 पुट कर दिया। अब 2 पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 2 -2, ये टर्म पूरी क्या हो गई, 0 खत्म हो गई। 2 मल्टीप्लाई होगा A2 से, तो आ जाएगा 2A2, और फिर इसके बाद 2 -1 1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से। 2 -2 0, ये टर्म भी पूरी क्या हो गई, 0 खत्म हो गई। -6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास 4 इक्वल्स टू 2A2, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, A2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2। A1 की वैल्यू भी मैंने निकाल ली और A2 की वैल्यू भी निकाल ली है। लास्ट में मैंने अब निकालनी है A3 की वैल्यू, तो A3 की वैल्यू मैंने निकालनी है। अब यहाँ पर A3 वाला फैक्टर मतलब कि मेरा बचना चाहिए, तो इस पूरे फैक्टर को मैंने 0 बनाना है। अब काम क्या होगा मेरा, इस पूरे फैक्टर को मैंने 0 बनाना है, तो अब इन दो की अलग अलग वैल्यू निकालना क्या है, मुश्किल है। 2 की वैल्यू निकालूं, फिर वो 2 पता नहीं दोनों एक साथ कैंसिल होंगी या नहीं होंगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसका मैंने एक होल कॉमन निकाला हुआ है, ये फैक्टर मैंने होल कॉमन निकाला हुआ है। अगर मेरा ये फैक्टर 0 हो जाता है, तो मेरी अंदर वाली पूरी टर्म ऑलरेडी क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो मैं इस फैक्टर की वैल्यू निकाल लेता हूं। अब मेरे पास फैक्टर क्या है, बाहर मैंने कॉमन निकाला है, x -1 को मैंने बनाना है 0, तो x इक्वल्स टू 1। मतलब कि मैं इस फैक्टर की जगह अगर 1 पुट कर दूं, x की जगह 1 पुट करूं, तो ये फैक्टर मेरा 0 हो जाएगा। जब ये 0 हुआ, तो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी 0 से, तो ये पूरी भी 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब अब मैंने पुट करनी है x की जगह पर वैल्यू 1, तो यहां पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 इक्वल्स टू A1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय 1
ब्रैकेट क्लोज, बाहर इसका फैक्टर आएगा 1 माइनस 1 प्लस A3 वाला फैक्टर आ जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्या किया मैंने, x की जगह पर 1 पुट कर दिया सारी जगहों में। तो अब ये देखें, ये 1 माइनस 1 0, ये पूरा फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये स्टार्ट वाली ये पूरी टर्म तो मेरी क्या हो गई, 0। तो मतलब उसका काम मेरा खत्म। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो A3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1। 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा माइनस 4 इक्वल्स टू A3 इंटू माइनस 1। अब यहां पर मैंने क्या करना है, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो सिंपल मेरे पास A3 की वैल्यू आ गई +4। तो आसानी से ये देखें, हमने A1 A2 और A3 तीनों की वैल्यूज निकाल ली हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाली जगह को रब करके सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में A1 A2 और A3 की वैल्यूज पुट कर लूंगा। ये कॉपी कर लें आप। तो अब मैं पुट करने जा रहा हूं, पुट A1 इक्वल्स टू 3, A2 equals to 2 and A3 equals to 4 in equation number 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में मेरी लेफ्ट साइड जो है वो तो सेम आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू A1 की जगह आ जाएगा 3 अपॉन एक्स प्लस A2 की जगह आ जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस A3 की जगह आ जाएगा 4 अपॉन एक्स माइनस 1। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। देखिए हमारे पास 3 फैक्टर्स थे, तो तीनों फैक्टर्स को ब्रेक करने से हमारे पास 3 टर्म्स आ गई। ये देखिए प्लस में। तो अब यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन भी, ये वाला भी खत्म हो गया। तो इस वीडियो में हमने सीखा 3 तरह के क्वेश्चंस करना है। एक सबसे पहला लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं वो सीखा, और फिर उसके बाद केस 1 में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो तो उनको पार्शियल फ्रैक्शंस में किस तरह से ब्रेक करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चंस की तरह था, पर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ज्यादा थी। इसमें फर्क क्या था, यहाँ पर 3 टर्म्स आ गई थी, तो एक साथ 2 की वैल्यूज निकालना मुश्किल था। तो हम क्या करेंगे, कॉमन वाली टर्म ढूंढ के, कॉमन वाली टर्म को कॉमन निकाल के फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।